क्षिप्र के बाद हम ऊपर चल रहे हैं। पहले हमने तलहृदय को जाना, फिर हमने मणिबंध को जाना, फिर हमने इंद्रबस्ती को जाना और फिर हमने क्षिप्र को जाना। अब हम उससे ऊपर चलते हैं। जैसे जहाँ कोहनी मुड़ती है उससे ठीक 4 अंगुल नीचे आता है इंद्रबस्ती, उसी के 4 अंगुल ऊपर आता है आणी, और आणी के 4 अंगुल ऊपर आता है उर्वी। जहाँ कोहनी मुड़ी है वहाँ से 4 अंगुल नीचे, और जहाँ कोहनी मुड़ी है वहाँ से 8 अंगुल ऊपर उर्वी, और उर्वी से 4 अंगुल नीचे आनी। आप उसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। एक विज्ञान मर्म का यहाँ ये है कि शरीर के सामने हाथ फैला लेते हैं। जो आनी उर्वी है वो हमारी छाती के लिए, जो क्षिप्र मर्म है वो हमारे पेट के लिए, और जो नीचे के मर्म है वो हमारे पेडू या अन्य अंगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये भी सिद्धांत है। आनी और उर्वी हमारी छाती की सभी समस्याओं के लिए काम करती है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे हाँफनी हो, चाहे खांसी हो, चाहे श्वास हो, चाहे कांस हो, उससे संबंधित ये सभी रोगों में अत्यंत लाभकारी होती है। जैसे अन्य मर्म है दोनों हाथों में, उसी प्रकार आनी उर्वी भी दोनों हाथों में होती है। हम लोगों ने ये चर्चा पूर्ण की है अपर एक्सट्रीमिटी की। अब हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी और छाती, पेट और कमर के मर्मों की चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे दोनों हाथों में स्थित मर्मों की, और वो होती हैं लगभग 11 और 11 22। इसी तरह से हम लोग अब पैरों की मर्मों की चर्चा करते हैं। वह भी 11 और 11 होती हैं। नाम में भी बहुत कुछ मिला जुला है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैर में स्थित क्षिप्र मर्म की। जैसे हाथ में छिप्र थी, ऐसे ही पैर में भी छिप्र है। हाथ की छिप्र अंगूठा और अंगुलियों के बीच थी, पैर की छिप्र भी अंगूठा और अंगुलियों के बीच ही है। पैर में जब अंगूठे और अंगुलियों को अलग करते हैं थोड़ा सा, तो जो त्वचा आती है वहाँ एक अंगुली रखते हैं। एक अंगुली के बाद जो गड्ढा है वो छिप्र कहलाता है, और उसको हम लोग अंगूठे से दबाते हैं। जैसे हाथ के छिप्र को भी अंगूठे से दबाया था, और पैर के छिप्र को भी अंगूठे से दबाते हैं। हाथ का छिप्र भी उस स्थान विशेष के जो कड़ापन था उसको दूर करने के लिए था, और पैर का छिप्र भी उस स्थान विशेष अर्थात पूरे पैर के जो कड़ापन है, स्टिफनेस है, उसको दूर करने के लिए है। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब हम अपने मर्मों को दबाएं तो उनको किसी पेंसिल या किसी इंस्ट्रूमेंट से ना दबाएं, कुरेदे ना, छेड़े ना, खरोंचे ना। बहुत प्यार से अंगूठे को खड़ा भी ना करें, केवल अंगूठा पड़ा रहेगा और उसको उस तरीके से दबाना है, वही 0.8 सेकंड के स्टिमुलस से। उससे ऊपर बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिसको छिप्र के बाद वाला जो है गुल्फ कहा जाता है। गुल्फ का सबसे अधिक प्रयोग होता है पीठ दर्द में। गुल्फ का प्रयोग होता है घुटना दर्द में। गुल्फ का प्रयोग होता है पैर के कड़ेपन को दूर करने में। गुल्फ का प्रयोग होता है एड़ी के दर्द को दूर करने में। गुल्फ सहायक है लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस में।
गुल्फ सहायक है निचली पीठ की तकलीफों को दूर करने के लिए। गुल्फ सहायक है हिप जॉइंट की तकलीफों के लिए। और गुल्फ का विशेष रोल है साइटिका नाड़ी के में रक्त के प्रवाह को सामान्य करने के लिए। आपने देखा कि गुल्फ किस प्रकार हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों में काम करता है। हम लोग गुल्फ जैसे बहुत सारे मर्म थे उनको दबाया जाता है, हम लोग गुल्फ को दबाते नहीं। हम लोग गुल्फ को वाइब्रेट करते हैं। ये जो उंगली है इसको मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद यहाँ एक कांच की गोली जैसी अवस्था जो गुल्फ है उसको टच कर लेते हैं। और अंगूठा जो रखते हैं वो एड़ी के ऊपर की अवस्था जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है, कर्व मुड़ता है। आप चित्र में देख रहे हैं सामने गुल्फ है। और गुल्फ को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग अंगुली का प्रयोग करते हैं, इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करते हैं। इंडेक्स फिंगर जो है उससे धीरे धीरे उसको वाइब्रेट करते हैं। ऊपर लाते हैं तो ढीला छोड़ते हैं, ऊपर लाते हैं ढीला छोड़ते हैं, ऊपर लाते हैं नीचे ले जाते हैं, ऊपर लाते हैं नीचे ले जाते हैं। इस प्रकार से हम गुल्फ को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब गुल्फ को स्टिमुलेट किया जाता है उस समय बहुत ज़्यादा सावधानियों की आवश्यकता है। कुछ लोग तो गुल्फ को ढूंढते ढूंढते उसको दबा देते हैं। कुछ लोग गुल्फ को ढूंढते ढूंढते उसको कि छेड़छाड़ इस प्रकार की कर देते हैं कि पैर में स्वेलिंग भी आ जाती है या चलना मुश्किल हो जाता है या पैर बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति में आ जाता है। ऐसी अवस्था में मर्म के जो जानकार हैं उनका ऐसा मानना है कि जो मर्म तकलीफ में है उससे पहले का और उससे बाद का एक एक मर्म दबा लीजिए और उस मर्म पर तेल को गर्म करके हल्का सा अप्लाई कर दीजिए, गुनगुना तेल, तो लाभ होगा। हर चीज़ के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। इससे पहले की मर्मों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान की बात नहीं की, लेकिन गुल्फ में सामान्यतः नुकसान हो जाता है। क्योंकि गुल्फ के जब लाभ गिनाए जा रहे थे तो वो असंख्य थे, अनेकों थे। पीठ की भी तकलीफ़ों में गुल्फ काम करता है, पैर की भी तकलीफ़ों में गुल्फ काम करता है। बस वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसको हमें वाइब्रेट करना है, दबाना नहीं है, अंगूठे से छेड़छाड़ नहीं करनी है, अंगुली से ढूंढना बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो अंगुली है हमारी इंडेक्स फिंगर, इसके नाखून को थोड़ा सा सही काट के रखना है, वो भी कई बार वहाँ चुभता है। डिस्क प्रोलैप्स, में कुछ ऐसे केस देखे गए हैं जो गुल्फ से बहुत लाभ जिन्हें मिला है। स्क्लोसिस, स्पाइन का टेढ़ापन, पार्श्व कुब्बुजता, इन सभी समस्याओं में गुल्फ अत्यंत लाभकारी है। लोअर एक्सट्रीमिटी की बहुत सारे रोगों में हम सब लोग गुल्फ का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए जब भी कभी अवसर मिले तो गुल्फ को एक बार
किसी मर्म के जानकार से व्यक्तिगत सामने बैठकर सीख लेना चाहिए। हम लोग तो ये राय भी देते हैं कि एक बार जो मर्म को जानता हो उसका गुल्फ आप दबा लीजिए, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गुल्फ किस प्रकार दबाया जाता है, इसका स्टिमुलेशन किस प्रकार होता है। गुल्फ से ठीक ऊपर की ओर आता है इंद्रबस्ती। इंद्रबस्ती वो है जब हमारा पैर जहाँ से मुड़ता है, जो पैर हम जब एडी को पीछे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, पैर जहाँ से मुड़ता है, पंजे को सामने ले जाइए, फिर पंजे को पीछे लाइए, तो इसमें जो हमारा पैर जिस स्थान से ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है उसे कहा जाता है, उस स्थान से हम लोग नापते हैं। दरअसल गुर्फ जो काफ मसल्स है उसमें पीछे की तरफ होता है। दरअसल इंद्रबस्ती हमारे जो घुटने से नीचे मांसल भाग है उसमें होता है, काफ मसल्स जिसे कहा जाता है। और पैर एडी को पीछे की तरफ जब मोड़ते हैं तो वो जहाँ एडी के ऊपर का स्थान जहाँ से मुड़ता है वहाँ से हम 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल नापते हैं, क्योंकि उस कर्व से एडी के ऊपर जो कर्व आगे पीछे जब हिलाते हैं जो मुड़ता है वहाँ से 8 अंगुल पर इंद्रबस्ती होता है। और इंद्रबस्ती को जब हम लोग दबाते हैं तो 4 अंगुलियां पीछे ले जाते हैं, अंगुलियों को मोड़ लेते हैं, 4 अंगुलियों को पीछे ले जाते हैं, और इधर जो ये हिस्सा है इसको पैर के आगे वाले जो हड्डी है लंबी घुटने से सीधी उस पर रख लेते हैं और दबाते हैं अंगुलियों से हैं, पीछे से 4 अंगुली मिलकर इंद्रबस्ती को दबाती हैं। तो इस प्रकार हम इंद्रबस्ती से लाभान्वित होते हैं। उसी प्रकार जैसे इंद्र देवता से संबंधित इसका संबंध है और पैर से के कड़ेपन को दूर करने में भी ये लाभकारी है। जैसे योग में जानु शीर्षासन है, ऐसे ही मर्म विज्ञान में जानु मर्म है, क्योंकि जानु का मतलब होता है घुटना और घुटने की सभी समस्याओं के लिए जानु मर्म है। हमारे घुटने के सामने की तरफ, घुटने के ऊपर ही दाएं बाएं 2 गड्ढे हैं। उन गड्ढों में हम अपने इस हिस्से को सेट कर देते हैं और अंगुलियां पीछे ले जाते हैं, घुटने के ठीक पीछे। और ये जो दोनों स्थान है ना हमारी हथेलियों के, इनसे घुटनों पर अंदर की तरफ प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करने से वह मर्म प्रभावित होती है, जिसका लाभ हमें घुटने की समस्त समस्याओं में मिलता है। आज हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको घुटने बदलने की सलाह दी जाती है। इसका खर्चा सुनकर आप हैरान रह जाते हैं। कोई 5 लाख मांगता है तो कोई 10 लाख बताता है। एक सामान्य व्यक्ति इतना धन खर्च करके अपनी चिकित्सा नहीं करा सकता। इसलिए हमारे मनुष्यों ने उन सब रोगों को दूर करने के लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम है उसको हमें बता दिया है। मर्म विधा के बारे में सबसे अच्छा हम लोगों को ये लगता है कि इसका सिस्टम शरीर में है। जैसे हम सबके हाथ में एक फ़ोन होता है, उसमें एक सिस्टम है, कीपैड आ जाता है। कीपैड पर जब हम लोग नंबर डायल करते हैं,
फिर एक सिस्टम फ़ोन का मार्क आता है, उस पर टच कर देते हैं, तो वो सीधा संबंधित व्यक्ति को कॉल चली जाती है। एक सिस्टम है ना, ऐसे ही हमारे शरीर में भी सिस्टम है। हमारा जो कमरा है उसमें एक सिस्टम है, पंखे का एक स्विच है, आप उसको ऑन कर दीजिए तो पंखा चल जाएगा, ऑफ कर दीजिए तो पंखा बंद हो जाएगा। लाइट का भी है, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह शरीर में वो सिस्टम है। अगर हम फ़ोन से चाहें कि फ़ोन को दबाएं और लाइट ऑन हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ सिस्टम नहीं है। इस शरीर में जो पूरा सिस्टम भगवान ने बनाकर भेजा है, उसको जानने की ज़रूरत है रोगों को दूर करने के लिए। और ऐसा कहना जरूरी हो जाता है कि ये चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ये मर्म विधा विश्व की सबसे सस्ती चिकित्सा पद्धति है। ये मर्म विधा विश्व की सबसे सरल चिकित्सा पद्धति भी है। बस उसको जानना है और अप्लाई कर देना है। हमारे माता पिता, दादा दादी, बुजुर्ग, अड़ोसी पड़ोसी, नाना नानी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में घुटने से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं। हमें ऐसी अवस्था में उनका चिकित्सीय निदान करना चाहिए। और उसके लिए सिंपल सरल शब्दों में अगर कहें तो हमें गुल्फ, इंद्रबस्ती, छिप्र और जानू मर्म को सीख लेना चाहिए। इतने जानने से हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं। यदि पीठ की तकलीफ है और घुटने की तकलीफ है, लोअर एक्सट्रीमिटी की हड्डियों की तकलीफ है, तो उसके लिए ये पूरा पैकेज, पहले छिप्र, फिर गुल्फ, फिर इंदरबस्ती और फिर जानू मर्म, ये सभी एक साथ हम लोग सीखकर दबा लें तो ये इतने सारे रोगों में लाभ दे सकते हैं। पैर के तलवों में भी कुछ मर्म होते हैं और उसमें बहुत विशेष मर्म है तलहृदय। तो मैंने बताया था कि अनावश्यक रूप से हम तलहृदय को ना दबाएं। बहुत विशेष, जैसे बेहोशी की अवस्था में पैरों के और हाथ के तलहृदय को दबाया जा सकता है। वेरिकोज वेंस की अवस्था में बहुत धीरे से, धीरे धीरे रोज कुछ चीज़ों पर ध्यान रखते हुए भी पैरों के तलहृदय को दबाया जा सकता है। इंद्रबस्ती इत्यादि मर्मों को दबाने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि वहाँ की स्थिति कैसी है। ये अवस्था हुई हमारी पैरों के मर्म की। अब हम चर्चा करेंगे पीठ के मर्म की। जो पीठ के मर्म की सामने आप चित्र देख भी रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पीठ के कुछ मर्म हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, अगर नीचे से ऊपर चलें, कृकाटिका, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अंश फलक और अंश मर्म, ये हम नीचे से ऊपर तक गए। ये सभी मर्म हमारी स्पाइन के, मेरुदंड के, रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं होते हैं। आज के इस आधुनिक समय में, इस स्पर्धात्मक जीवन शैली में एक समस्या जो बहुत ज़्यादा लोगों को है,
वह है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है कि कंधों की मांसपेशियां फ्रीज हो जाती। योग में बहुत सारा अभ्यास इसके लिए बताया जाता है, लेकिन कभी कभी हमारे टीचर्स, हमारे गुरु जाने अनजाने में हमारे हाथ ऊपर करके हमें खड़ा कर देते थे। वो फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। चक्की चालन या जमीन पर बैठकर चक्की चालन जो हम करते हैं वो इसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। दीवार पे लगा एक चक्र घुमाना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मर्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम लोगों को अंश मर्म को जानना होगा। अंश कहाँ है? अगर हम कमर गर्दन सीधी रखकर बैठें और ये अंगूठा अंगुली मिला लें और चारों मिली हुई अंगुलियां गर्दन के साथ रख लें और कोहनी को 90 डिग्री पर ले आए, तो जो बड़ी अंगुली है उसके ठीक नीचे का जो स्थान है वो अंश मर्म कहलाता है। और उसको उसी प्रकार दबाना है, 1 2 3 4 5, जैसे अन्य मर्मों को दबाया था। फिर दूसरी ओर अंगूठा अंगुली मिली हुई, चारों उंगलियां गर्दन के साथ, बड़ी उंगली के नीचे वाले स्थान को 1 2 3 4 5 हम लोग दबाते हैं। अंश मर्म फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन दर्द, गर्दन की अकड़न जकड़न और गर्दन की अन्य बीमारियों में काम करती है। अंश के साथ साथ अंश फलक, अंश फलक तक जाने के लिए हम लोगों को हाथ ऊपर उठाना है और पीछे स्पाइन के साथ जहाँ तक हमारी उंगली चली जाए, बड़ी उंगली, वो अंश फलक कहलाता है। हम उसको इस प्रकार भी दबा सकते हैं। अगर हमें किसी पेशेंट का वो दबाना है तो हम उसको लिटा लेते हैं और अंश से उसके 4 अंगुल, हमें ये चाहिए कि हम उसके 4 अंगुल पर जाएं। उसके 4 अंगुल पर जाने का मतलब है कि उन पर अपनी दृष्टि ले जाएं। और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है स्थिति तो मिलाकर देख लें उसके 4 अंगुल हमारे 4 अंगुल के बराबर हैं कि नहीं। जब हमें स्पष्ट हो जाए स्थिति को तो अंश से 8 अंगुल नीचे अंश फलक कहलाता है, उसको दबा लें। फिर हम लोग बृहति, बृहति जो है वो एकदम जो हमारे सामने निप्पल हैं उनके पीछे सीध में, स्तनों की सीध में होता है। और बृहति भी स्पाइन के आसपास होता है। अगर हम पेशेंट को करें तो हमें उसे उल्टा लिटा लेना चाहिए। उल्टा लिटाने के बाद हम लोग अंगूठों की सहायता से स्पाइन को, ये स्पाइन बीच में है, उसको धीरे धीरे अंगूठों से दबाते रहते हैं। अब आते हैं उससे नीचे की तरफ पार्श्वसंधि, अंश, अंश फलक, बृहति, पार्श्वसंधि, नितंब, कुकुंदर और कर्काटिका। इस प्रकार ये मर्म पीठ की कही गई है। हम लोग चर्चा कर रहे थे पार्श्वसंधि की। बृहति से ठीक 8 अंगुल नीचे, जैसे अंश से ठीक 8 अंगुल नीचे अंश फलक, अंश फलक से ठीक 8 अंगुल नीचे बृहति, बृहति से ठीक 8 अंगुल नीचे पार्श्वसंधि और पार्श्वसंधि से ठीक 8 अंगुल नीचे कुकुंदर, नितंब।
और नितंब से नीचे कुकुंदर। जो कुकुंदर मर्म है उसके लिए हम लोगों को वहाँ से वस्त्र को हटाना है, और वो दो गड्ढे होते हैं। कुकुंदर जो है वो ठीक वो स्थान है जहाँ हमारी बेल्ट बंदी होती है। अगर हम पैंट पहनते हैं तो, कुर्ता पजामा पहनते हैं तो वहाँ नाड़ा होता है। पीछे की तरफ स्पाइन के नीचे के हिस्से में दो गड्ढे होते हैं। वस्त्र हटाएंगे, बहुत मोटापा नहीं है तो स्पष्ट दिखते हैं। उसमें हम लोग कई बार तेल भी लगाते हैं। कोई सरसों का तेल लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। मर्म स्थानों पर इनको भी अप्लाई किया जाता है। और उस कुकुंदर को दबाने का तरीका है दोनों अंगूठे से उन गड्ढों में धीरे धीरे दबाव देना है। उसके बाद नीचे है कटिक तरुण। हम सभी लोग योग के विद्यार्थी रहे हैं। कटिक तरुण को समझाने के लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। जब व्यक्ति वज्रासन में बैठता है, आप सब जानते हैं कि दोनों घुटनों को मोड़कर, पीछे पैरों को फैलाकर, एड़ियों को पीछे से फैलाकर उस स्थान विशेष पर बैठना वज्रासन कहलाता है। ये अभ्यास यदि हम भोजन से पूर्व करें तो हमारे रोगों की निवृत्ति होती है। ये अभ्यास अगर हम भोजन से पूर्व करें तो हमारे पेट के रोग दूर होते हैं। और यदि ये अभ्यास हम भोजन करने के बाद करें तो भोजन शीघ्रता से पचता है, क्योंकि योग विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि पैर को मोड़ने के बाद उस स्थान में रक्त का संचार कम हो जाता है और पेट की तरफ बढ़ जाता है, और उस समय पेट में बहुत विशेष कार्य चल रहा होता है जिसको हम पाचन क्रिया कार्य कहते हैं। ऐसी स्थिति में रक्त संचार पेट की ओर बढ़ा होने के कारण पाचन क्रिया मजबूत होती है। इसलिए इसको वज्रासन अर्थात पत्थर भी पच जाए, पत्थर तो पचता नहीं लेकिन पत्थर को पचाने जैसी शक्ति हो जाए, उससे संबंध इसका रहा है। ये तो वज्रासन हुआ। वज्रासन में अंगूठे आगे से मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई हैं, खुली हुई एड़ियों के ऊपर बैठते हैं। अब हम अगर उन एड़ियों को मिला लें, आपस में मिला लें पैर की एड़ियों को, और मिलाकर उनके ऊपर बैठ जाएं, तो वो हमारे हिप्स के ऊपर जहां टच करती हैं उसको कटिक तरुण मर्म कहा गया है। कटिक तरुण का मतलब होता है, कटिक मतलब कमर और तरुण मतलब जवान, कमर को जवान रखने वाला मर्म, कमर को लचीला रखने वाला मर्म, कमर के रोगों को दूर करने वाला मर्म कटिक तरुण मर्म कहलाता है। इस प्रकार हम लोग पीठ की समस्याओं से जब जूझ रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें पीठ के इन मर्मों को दबा लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम क्षिप्र और गुल्फ का प्रयोग भी करेंगे तो लाभ बढ़ जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने यहाँ मर्म को, मर्म स्थानों को, मर्म परिचय को, मर्म विज्ञान को जाना। लेकिन इसको हम अनेक तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे ये कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसकी चिकित्सा करना हुआ मर्म चिकित्सा, और जब इसको हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये कहलाता है स्वमर्म चिकित्सा। स्वमर्म चिकित्सा को भी हम लोग जाने, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमारे ऊपर प्रत्येक दिन इसका प्रयोग।
हमने सभी मर्म स्थानों को जान लिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वमर्म की। सबसे पहले हम अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। अधिपति मर्म हमने जाना कि जहाँ हमारा शिखा स्थान है, शिखा होती है, वहीं अधिपति मर्म होता है। तो मतलब अंगुलियों को और अंगूठे को मिलाकर उस स्थान को छू लेना सबसे पहले। फिर स्थपनी, उसके पश्चात अपांग, फिर विधुर, फिर फणा, संग्राटक, दोनों ओर की अंश, अंश फलक, दूसरी ओर भी अंश फलक, उर्वी, आणी, दाएं हाथ में हो चुकी है, बाएं में उर्वी, आणी, क्षिप्र, सॉरी इसको सीधा हाथ रखना है, ये पहले अंगूठे से और फिर अंगुलियों से दोनों तरफ। इंद्रबस्ती, दूसरी ओर भी, मणिबंध, फिर दूसरे हाथ का मणिबंध, और अंतिम अवस्था में जो ध्यान देने वाली बात है, केवल बाईं ओर का ही तल हृदय होगा। दाएं हाथ का नहीं। इस प्रकार यह स्वमर्म चिकित्सा पूर्ण होता है। आज इस बहुत ज़्यादा भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति यदि लंबे समय अभ्यास ना कर पाए, साधना का, योग साधना का, योग आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का, तो यदि वह कुछ समय अपने इन स्थानों को ही स्टिमुलेट कर ले तो इसका लाभ मिल जाता है। प्राणों के साथ मर्मों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो हमारे चक्र हैं, सहस्त्रार्थ चक्र से लेकर और मूलाधार चक्र तक, उन सब से संबंधित एक मर्म है। जैसे मूलाधार मर्म, या यूं कहें कि मूलाधार चक्र और गुदा मर्म, उससे ऊपर आएंगे स्वादिष्ठान चक्र, उससे ऊपर आएंगे नाभि चक्र, उससे ऊपर आएंगे अनाहत चक्र, उससे ऊपर आएंगे विशुद्धि चक्र, उससे ऊपर आएंगे आग्नेय आज्ञा चक्र। तो इन सब चक्रों से संबंधित, जैसे सहस्त्रधार से संबंधित है अधिपति, और आज्ञा से स्थपनी, और विशुद्धि से हृदय मर्म, तो ये सब मर्म जो हैं, मर्म स्थान जो हैं, वो सब हमारे चक्रों से संबंधित हैं। और उसी प्रकार हम लोग उन चक्रों को अपनी इन मर्मों के प्रभाव से उनको दबाकर उनका लाभ ले सकते हैं। ये सब कार्य, चाहे वो चक्र का हो, चाहे वो मर्म का हो, उससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। प्राण की अगर हम बात करें तो 5 प्राण, प्राण
अपान, समान, उदान, व्यान और 5 उपप्राण, उन सब से संबंधित भी मर्म कही गई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार आज हम लोग एक सामान्य और सरल इस चिकित्सा पद्धति को जानकर मनुष्य जाति को लाभान्वित कर सकते हैं। हम अपने श्रेष्ठ, अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता, उनकी सेवा भी हम इन मर्मों के द्वारा कर सकते हैं। हमारा जो प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा रही हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों की सेवा रही हो, उसमें पैर दबाना निश्चित रूप से शामिल होता था। ऐसा व्यक्ति आज भी है। ऐसा व्यक्ति यदि मर्मों को जान ले, हम लोगों के दूर दराज के क्षेत्रों में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे वैद्य हैं, जो हमारे छोटे क्लिनिक खुले हुए हैं, वो लोग यदि मर्म स्थानों को जान लें तो एक बड़े रूप में उन रोगों का निवारण हो सकता है जिसके निवारण के लिए दूर दराज के वह लोग घोड़ा गाड़ी के अभाव में परेशान होते हुए शहर तक आते हैं और शहर में उनकी चिकित्सा होती है। उसके पश्चात फिर परेशान होते हुए गांव में वहां जाते हैं। तो ये क्रिया जब हमारी संस्कृति में है, ये विधा जब हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया होगा, तो शायद इसके पीछे यही एक संकल्प रहा होगा कि ये विश्व की सबसे सरल जो चिकित्सा पद्धति है उसको हम मनुष्य के लिए अग्रसित कर रहे हैं, उसको समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।